चलिए वमन क्रम से स्टार्ट करना है। कल हमने स्वेदन देखा था। अब वमन से ना आपका कल्प स्थान पूरा रिवाइज होगा, तो कल्प स्थान के साथ साथ ये भी पढ़ते रहिए। है ना। वमन क्रम सबसे पहले देखिए, वमन है, वमन मतलब ऊपर से दोष निकलेंगे। ऊपर कौन सी वायु है? उदान वायु। तो इसलिए उदान वायु से प्रेरित होकर दोष निकलते हैं, केवल उदान वायु। मतलब अगर वमन और छर्दी में एक डिफरेंस है। वमन आपको पता है एक प्रोसीजर है जो अपन डेलिबरेटली खुद से करवाते हैं, वो कोई व्याधि या कोई पैथोलॉजी से इंड्यूस नहीं होता है ना। इसलिए वमन कोई व्याधि नहीं है, वमन एक प्रोसीजर है, इसलिए इसमें केवल उदान वायु इन्वॉल्व रहेगी। उसी के ऊपर लिखिए यहाँ पे छर्दी। छर्दी जो रहती है वो पैथोलॉजिकल होती है, कंडीशंस होती हैं, दोष प्रकोप होता है, उसके बाद आपको वमन होता है। तो उसमें उदान के साथ व्यान वायु भी लग जाती है। तो उदान प्लस व्यान छर्दी, केवल उदान वमन। समझने में भी इजी है भाई। जिसमें सभी शरीर के दोष रहेंगे तब वो छर्दी होगी। सभी शरीर के दोष मतलब व्यान वायु लगेगी ना उसमें। तो व्यान और उदान छर्दी, और केवल अगर आपको उदान वायु दिख रही है तो वमन कर्म है। दोष डेफिनेशन अपन ने कल्प स्थान में पढ़ी थी कि तत्व दोष हरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम चरक कल्प एक का रेफरेंस था, कल ही देखा था। वमन क्या होता है, ये सारंगधर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है। क्या बोला इनने कि अपक्व पित्त श्लेष माणव बलाद ऊर्ध्व नयेत। बलाद, बलाद मतलब जानबूझकर या आपके द्वारा उनको प्रेरित करके ऊपर लाया जाता है। तो दोष निकलना नहीं है, या वो खुद से नहीं निकल रहा है, बलाद आपके द्वारा निकाले जा रहे हैं, है ना। तो अपक्व पित्त और श्लेष माणव मतलब अपक्व पित्त और श्लेष दोनों ही, सारंगधर ने पित्त और श्लेष दोनों का वर्णन किया है यहाँ पे। बलाद ऊर्ध्व नयेतु यत् वमन तद्धि विज्ञेय मदनस्य फलम तथा। इसको वमन बोलते हैं, जैसे मदन के फल से देना। मदन फल जो है वो बहुत फेमस है, सबसे श्रेष्ठ द्रव्य भी है। तो ये शारंगधर की डेफिनेशन अपक्व पित्त श्लेष्माणु में पित्त से कंफ्यूज करता है, लेकिन पित्त के साथ श्लेष्मा भी है। तो अपक्व पित्त और श्लेष्मा दोनों ही वमन के द्वारा निकाले जाते हैं, है ना। आपको देखा होगा वमन के अंत में पित्तांत होता है, इसलिए याद रखना शारंगधर जी ने ये डेफिनेशन दी है। जो जब पकवे या न पके हुए कफ को बलपूर्वक ऊपर से बाहर निकाल देता है उसको वमन कहते हैं, जैसे मदन फल। प्रयोजन क्या है? तो अमाशयस्थ कफ दोष का समूल निच्छेदन। आपको पता है कि आमाशय में जो कफ है उसका समूल छेदन किया जाता है, कफज रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वमन अयोग्य कौन है देखिए, वमन के अयोग्य कौन है? तो क्षतचीर्ण अति स्थूल अतिकृष्ट बालक वृद्ध दुर्बल श्रांत पिपासित क्षुधित कर्म भारात वहत उपवास मैथुन अध्ययन व्यायाम चिंता प्रशक्त क्षाम गर्भिणी सुकुमार। ये जो इतने हैं ना, ये हर कर्म के अयोग्य रहेंगे। आप ही सोच के देखिए, है ना। देखो लिखा भी है वमन विरेचन दोनों के अयोग्य हैं। ये वमन और विरेचन दोनों के अयोग्य हैं। इसके अतिरिक्त देखिए संवृत कोष्ठ, जिसका कोष्ठ संवृत हो उसको भी वमन नहीं देना, क्योंकि वमन अच्छे से होगा ही नहीं। दुष्छर्दन, जिसको छर्दी बहुत कठिनता से होती हो, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में नहीं देते, आपको पता है अधोग में देते हैं। प्रशक्त छर्दी, जिसको पहले से ही बहुत ज्यादा हो रही है सर्दी, जिसकी ऑलरेडी ऊर्ध्ववात है, तो आप उसको और सर्दी नहीं दे सकते। अस्थापित अनुवासित मतलब जिसका पंचकर्म हुआ हो, या अनुवासन दिया हो, या अनुवासन स्थापन दिया हो। हृदरोग में वमन बैन है, लेकिन सुश्रुत जी ने कहीं पे हृदरोग में वमन बताया है, लेकिन यहाँ पे अयोग्य के हिसाब से हृदरोग बैन है। उदावर्त अभी बता दिया मैंने, मूत्राघात में भी नहीं देना है ना। अभी इसके पहले पढ़ा था मूत्राघात मूत्रकृत से दोनों में स्वेदन दे रहे थे, ऊपर आपको याद हो तो। गुल्म प्लीहा, गुल्म प्लीहा उदर अस्थिला स्वरभेद तिमिर, इसमें भी वमन नहीं देना है, क्योंकि सभी वातस डिसऑर्डर है। तो वात प्रकोप ऑलरेडी है, वमन दे के आप और वात की गति ऊर्ध्व हो जाती है ना। तो ऐसे याद रखेंगे, गुल्म प्लीहा उदर अस्थिला स्वरभेद, सब बातें स्वरभेद भी याद रखना और तिमिर भी याद रखना। शंखक शिराशूल कर्णशूल नेत्रशूल वमन के अयोग्य है, क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वजतुगत रोग है। ये सोच के आप मत लगाइएगा ये ऊर्ध्वजतुगत रोग है, यहाँ पे पित्त की प्रधानता होती है। मैंने आपको पढ़ाया भी, नहीं पढ़ाया होगा चालाकी में आएगा कि शिरोरोग में प्रधानता हमेशा पित्त की होती है। तो यहाँ पे विरेचन देंगे अपन, ज्यादा लाभ मिलेगा। कर्णशूल नेत्रशूल, तो ये कर्णशूल शंखक नेत्रशूल को थोड़ा मार्क कर लेना, क्योंकि आप लोग ऊर्ध्वजतुगत सोच के वमन के योग्य लगा दोगे, लेकिन ये अयोग्य है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वमन योग्य कौन सा होगा? तो जितने भी कफ डिसऑर्डर होंगे कफज, तो पीनस कुष्ठ नवज्वर, नवज्वर इंपॉर्टेंट है। अभी नवज्वर किसमें बैन था?
स्नेहन में बैन था मेरे ख्याल से, है ना, लेकिन नौजवान में वमन देना है, स्टार लगाओ। पीनस, बाकी स्किन डिसऑर्डर तो पूरा आएंगे ही। राजयक्ष्मा भी इंपॉर्टेंट है, कोई कोई सोचता है कि यक्ष्मा तो नहीं देंगे, लेकिन राजयक्ष्मा में वमन देना है क्योंकि प्राणवायु स्रोत की डिसीज है। काश, श्वास, गलग्रह, गलगंड, श्लीपद, मेह, मंदाग्नि, विरुद्ध, अजीर्ण, अजीर्ण को स्टार लगाओ, अजीर्ण में वमन देना है, बताई है चिकित्सा में वमन की। मंदाग्नि में ये सब कफस डिसऑर्डर है। विसूचिका, अल्सर, विषगर, पीत, दस्त, दग्ध, विद्ध, अधोग, रक्त, पित्त में देना है। प्रशेक, हल्लास, अरोचक, अविपाक, अपची, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोथ, पांडु, सब कफस डिसऑर्डर है। मुखपाक, मुखपाक को थोड़ा अंडरलाइन करना क्योंकि अपन पित्त समझ के विरेचन लगा देते हैं। दूषित दूध वाली स्त्रियों को वमन देना है, दूषित दूध वाली स्त्रियों में अपन ने वमन दिया ही है ना, क्योंकि कफ दुष्टि होती है। तो ये वमन की योग्य योग्य अंडरस्टूड है, रीड करना है। वमन द्रव्य के गुण देखिए, कल्पस्थान में भी देखे थे कि किन गुणों के बेसिस पे ये कार्मुक होते हैं। तो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवाही, विकासी और प्रभाव। छठवा कौन सा होता है? प्रभाव, है ना। महाभूत क्या है इसमें, ये भी आपको पता है, अग्नि और वायु, पढ़ा दिया था कल्पस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कफ दोष का संशोधन पर क्या प्रभाव है, देखो। तो श्लेष्मोत्तर छर्दयति, श्लेष्मोत्तर छर्दयति या दुखम विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक। बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है ये। किसके लिए? देखो, अगर शरीर में कफ की अधिकता होगी तो वो वमन के योग्य होगा, मतलब आइडियल कंडीशन होगी वमन की। लेकिन आइडियल सुखपूर्वक विरेचन की अवस्था क्या होगी? तो सब लगा देंगे पित्त बढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कफ की कमी होनी चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर की लाइन तो आप लगा लोगे कि भाई कफ की अधिकता किस चीज का आइडियल कंडीशन है, तो वमन का। लेकिन कफ की कमी, या ऐसा पूछेगा कि सुखपूर्वक विरेचन के लिए क्या कंडीशन आइडियल है, तो पित्त बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, कफ क्षीण होना चाहिए जब अच्छे से विरेचन होगा। अधा कफे अल्पे वमनम विरेचयेत विरेचनम वृद्ध कफे तथैर ऊर्ध्वम। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कफ वृद्ध रहा, मतलब आपने अगर विरेचन की, ये फॉर्मूला जो है कफ की कमी, विरेचन देना है किसी पेशेंट को, पर उसका कफ जो है वो कम नहीं है, बढ़ा हुआ है, तो आप उसने उसको विरेचन औषध दी, तो वो विरेचन ना होकर वमनन हो जाएगा। देखो, अधः कफे अल्पे वमनम विरेचयेत, मतलब विरेचन देने से आपका वमन हो जाएगा, और विरेचन देने से वृद्ध कफे तत ऊर्ध्वम। देखो लिखा है ना, विरेचनम वृद्ध कफे तत ऊर्ध्वम। और उल्टा भी होता है, अगर आपने कफ की अधिकता नहीं है और कफ की कमी है और किसी को वमन औषध दे दी, तो उसका विरेचन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये दो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कफ की अधिकता बिना कष्ट के वमन, कफ की कमी बिना कष्ट के विरेचन। विश्राम काल देखते हैं तो स्नेहपान के 1 दिन बाद वमन कराया जाता है, ये भी कल अपने डिस्कस कर लिया था कि वमन देना है तो 1 दिन बाद, लेकिन विरेचन देना है तो उसी के नीचे लिखो 3 दिन बाद देते हैं, क्योंकि वमन कंपेरेटिवली अपन ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, ऐसा याद करा था। वमन के पूर्व भोजनादि क्या होता है? भोजन, तो स्नेह काल में जब पेशेंट का स्नेहपान चल रहा है तब आप क्या दोगे? तो नाति स्निग्ध लघु उष्ण अनभिसंधि भोजन देना है, और ठीक है, स्नेहपान में तो ऐसे ही देते हैं। स्नेहांत काल में, मतलब जब स्नेहांत खत्म होने वाला है उसका, तब क्या करोगे? तो शायम काल को ग्राम्य औदक मास रस, कैसा होता है? कफवर्धक, दूध, दही, उड़द, तिल, सब कफवर्धक दिख रहे हैं, और कफोत्क्लेशक आहार देना है स्नेहांत में, जब स्नेह खत्म होने वाला है तब। फिर विश्राम काल आ जाता है, उसके बाद वमन का दिन आ गया, तो जो अधिक स्निग्ध ना हो ऐसी यवागु घी के साथ लें, ये इंपॉर्टेंट है। जो अधिक स्निग्ध ना हो, मैंने मार्क कराया था कल्पस्थान में भी आपको, उसको घी के साथ देना है। वाग्भट बोलते हैं ईशत स्निग्ध पेया के साथ घी देना है, वाग्भट ने बोला पेया के साथ घी दो। चरक बोलते हैं स्निग्ध ना हो ऐसी यवागु दो, है ना। तो वाग्भट पेया और चरक ने यवागु। तो वाग्भट नए लोग ज्यादा पीते हैं, पीने की टेंडेंसी किसमें होती है? नए लोगों में। इसलिए नए लोगों ने बोला कि ईशत स्निग्ध पेया दे दो भैया वमन के दिन, और चरक क्या बोलते हैं? जो अधिक स्निग्ध ना हो ऐसी यवागु दे दो। दोनों ने ही घी को कम बोला है। बाह्य अभ्यंग स्वेदन देखें तो उसके बाद बाह्य अभ्यंग स्वेदन देते ही है वमन के दिन पहले, है ना। तो आचार्य चरक ने वाम में आतुर को 2 या 3 दिन अभ्यंग स्वेदन करने को कहा है। आचार्य चक्रपाणी ने इसी पर टीका करते हुए कहा है, चक्रपाणी क्या बोलते हैं? देखो, स्नेहांत मतलब जो स्नेह का लास्ट दिन है, जब स्नेहपान खत्म होने वाला है उस दिन, अर्थात जिस दिन स्नेहपान पूर्ण हो, विश्राम का दिन और वमन का दिन। मतलब चरक ने जो 2-3 दिन बोले हैं ना, उसको एक्सप्लेन किया है चक्रपाणी ने, कौन से 3 दिन? जब स्नेहपान आपका लास्ट हो उस दिन,
विश्राम का जो बीच में एक दिन आ रहा है वो, और वमन के दिन, ये ऐसे 3 दिन आपको उसको बाह्य स्नेह शोधन देना है। ये बहुत ईजी है विधि, आपको पता है, कुछ ने वमन दिया होगा तो आप सबने देखा होगा। आखिरी के 3 दिन अपन उसको बाह्य स्नेह शोधन भी देते हैं, मालिश और वो सब कराते हैं ना। वमन और विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल क्या है? पूर्वाह्न, ये भी आपको पता है, मॉर्निंग में 6 बजे उठ के वमन देते हैं। वमन योग की मात्रा, तो चरक क्या बोलते हैं, प्रत्येक पुरुष में अलग अलग होती है। चरक फिजियोलॉजी वाले हैं, है ना, उनको पता है कि दोष किसी में अलग, किसी में अलग प्रकृति, किसी की ये किसी की वो, तो उन्हें प्रत्येक पुरुष में अलग अलग बोली वमन योग की मात्रा। मदनफल पिपली को अंतरनग मुष्टि प्रमाण में लेना चाहिए, भी कल पढ़ लिया अपन ने। सुश्रुत क्या बोलते हैं, देखो, व्याधि बल, पुरुष बल और अग्नि बल को देखकर, व्याधि का बल, पुरुष का बल और अग्नि, 3 चीज का बल देखना है बोले, है ना। और व्याधि बल, पुरुष बल और अग्नि बल मध्यम हो तो, अगर तीनों चीज मध्यम है तो फिर उसके लिए क्या करोगे, नॉर्मल एक आइडियल क्वांटिटी बता दी उनने, अगर क्वाथ लोगे तो 1 अंजलि ले लो, चूर्ण लोगे तो 1 विडाल पटक ले लो, और वटी लोगे तो 1 अक्ष ले लो, ये याद रखेंगे, है ना। पहले तो उन्होंने यही बोला सुश्रुत ने कि भैया व्याधि बल, पुरुष का अग्नि बल, ये सब देख लो, अगर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, एक नॉर्मल टेंडेंसी में जा रहा है पेशेंट, तो फिर आप क्वाथ को 1 अंजलि ले लो, चूर्ण को 1 विडाल पदक ले लो, और वटी को 1 अक्ष ले लो, है ना। ये क्वाथ ज्यादा होता है 1 अंजलि, चूर्ण विडाल पदक उसका पर्याय भी है, और वटी 1 अक्ष, याद रखना। शारंगधर जी ने क्या बोला, शारंगधर जी ने क्वाथ, कल, कवले और चूर्ण की मात्रा अलग अलग बताई। उन्हें उत्तम मध्यम कनियशी करी 9-6-3 या 3-6-9 याद रख लो। क्वाथ के लिए उन्होंने 3-6-9 प्रस्थ बोल दिया, प्रस्थ मतलब ज्यादा होता है क्योंकि क्वाथ ज्यादा चाहिए होता है ना, लिक्विड होता है। और कल कवले चूर्ण ये सॉलिड है इसलिए कम हो गया, तो 1-2-3 पल हो गया, देखो 3-6-9 1-2-3 कैसे याद रखेंगे, याद ऐसे रखते हैं, 1-2-3 से चालू हो जाना, 1-2-3 और फिर 3 से चालू, 3-6-9 ऐसा, 1-2-3 3-6-9, तो 1-2-3 पल है किसकी, कल कवले चूर्ण की, और 3-6-9 ऊपर चली जाएगी प्रस्थ में क्वाथ की, तो क्वाथ ज्यादा चाहिए। ये शारंगधर जी ने मात्रा बताई वमन योग की, ये सब अपडेटेड हुआ है, पुराने नोट्स में कुछ नहीं था। उसके बाद आते हैं विधि, तो 1-2-3 पल और 3-6-9 प्रस्थ, क्वाथ, कल कवले चूर्ण। विधि क्या करेंगे, तो अभिमंत्रित मदन फल कषाय की 1 मात्रा मधु, मुलेठी, सेंधा नमक और फाणित मिला के देना है। कल ही मैंने मार्क भी कराया था कि भाई आप मधु और सेंधव क्यों मिलाते हैं वमन द्रव्य में, इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कफ के छेदन और विलयन के लिए, है ना, लिख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये मधु, मुलेठी, सेंधा नमक, फाणित मिला के देना ही देना है, आपको पता है मिलाते हैं। सर्वेशु तु मधु सैंधवम, ये देखो कल वाली लाइन आ गई अपनी, सभी वमन द्रव्यों में मधु सैंधव मिलाना चाहिए चरक, कारण भी लिख लेना वहीं पे, कफ का छेदन और विलयन। तो शुद्ध ने वमन औषध पिलाने के बाद हाथ को गर्म कर उदर को सेकने को कहा है। जब वमन औषध पिला लो तो हाथ गर्म करके उदर पे सेको बोले, ठीक है ना। वमन द्रव्य पिलाने के 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है, 1 मुहूर्त इंपॉर्टेंट है। प्रतीक्षा करते समय ये चीजें होंगी, तो ये चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिख रहा है पहला देखो, स्वेद का प्रादुर्भाव होने से अगर पेशेंट में पसीना आने लगा तो आप क्या समझेंगे कि दोषों का विलयन हो रहा है, विलयन। स्वेदन कब होता है, जब आपका विलयन होता है, तो स्वेद जो है वो आपकी विलयन जो कफ है या मल है जो विलयन करके निकलने लग जाता है, तो स्वेद का विलयन, ऐसे याद रखना, लिख लो, स्वेद का विलयन होता है, तो स्वेद का प्रादुर्भाव होने से दोषों का विलयन होगा। लोमहर्ष, लोमहर्ष से क्या समझते हैं, रोमों के बालों का अपने स्थान पे खड़ा होना। लोमहर्ष मतलब ये होता है ना, बाल का खड़ा होना, मतलब अपने स्थान से बाल खड़े हो गए हैं, वही लिखा है देखो, दोषों का अपने स्थान से प्रचलित होना, इसका मतलब होता है लोमहर्ष का। लोमहर्ष मतलब दोषों का अपने स्थान से प्रचलित होना। लोमहर्ष का शाब्दिक अर्थ भी वही है कि बाल का अपने स्थान से हटकर ऊपर खड़े हो जाना। कुक्षी में आद्यमान होता है पेशेंट को, तो क्या समझेंगे, दोषों का कुक्षी में पहुंचना, ये भी ठीक है, अंडरस्टूड है। कुक्षी में आद्यमान होगा तो दोष कुक्षी में आ गए। और लास्ट में हृल्लास और आश्च श्रवण, जब लाला स्राव या मुख में लाला आएगा और हृल्लास मतलब नौजिया होगा, तो आप समझ जाओ कि दोष अब पूर्वमुखी हो रहे हैं, तभी तो ये सब हो रहा है, हृल्लास और आश्च श्रवण। बहुत इजी सा है और बहुत ज्यादा पूछा गया टॉपिक है ना। अब वमन में दोष कैसे निकलेंगे, तो चरक जी आए, चरक बोले भैया क्रमात कफ पित्त अथानिलाश्च, कफ क्या बोलते हैं कि जिसकी चिकित्सा है वो दोष सबसे पहले निकलेगा,
और वात हमेशा आखिरी में निकलता है, ये बात आपको पता है। कभी भी आखिरी में सबसे वात ही निकलता है, क्योंकि कुछ बचता नहीं है, तो आखिरी में क्या बचेगा? वात। तो कैसा फॉर्मूला है अपना? जिसकी चिकित्सा है वो सबसे पहले निकलेगा, वात सबसे आखिरी में निकलेगा, तो अपना आपका क्रम बन तो गया। तो यहाँ क्या होगा? चिकित्सा किसकी है? कफ की। तो कफ पहले, बीच में पित्त आ गया, आखिरी में वात आता ही है। तो क्रमात कफ पित्त अनिलाथाश्च। सुश्रुत जी जो थे वो थोड़े सीक्वेंस वाले थे, सिस्टमेटिक थे, सर्जन थे। उनने और उसको कोलैप्स किया, बोले भैया ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले प्रशेक आता है, प्रशेक मतलब लाला, लाला स्राव होता है ना पहले आपको, नौशिया। उसके बाद औषध जो पिलाई है वो निकलती है, उसके बाद कफ पित्त अनिलात है। तो इनने कितना स्पेसिफिक सीक्वेंस किया, देखो प्रैक्टिकल, कि पहले प्रशेक होगा, फिर औषध होगा, फिर कफ पित्त अनिल आएगा। तो सुश्रुत प्रैक्टिकल है, ऐसा लिख लो वहां पे, याद रहेगा कि प्रशेक और औषध कोई मेंशन किया उन्होंने। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? औषध, कफ, पित्त और वायु, ये नॉर्मल क्रम होता है, ठीक, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। वमन शुद्धि बोधक सारणी चक्रपाणी की देखो, चक्रपाणी ने वमन शुद्धि बोधक सारणी बोली कि प्रवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि, जघन्य शुद्धि। जघन्य का मतलब जो अवर होता है, अच्छे से याद रखना है ना। जघन्य को सब कभी कभी प्रवर समझ लेते हैं नाम से, लेकिन जघन्य मतलब अवर या सबसे कम होता है। तो आपको याद होनी चाहिए, है ना, कि 8, 6 और 4, 4 से 8 होती है। अगर अपन देखें वेग तो 4 से 8, मतलब वाम द्रव्यों की मात्रा। वाम में द्रव्य की मात्रा कितनी होती है? 1, 1.5, 2, है ना। और आंतिकी क्या होता है? पित्तांत, सबको पता है। तो 4 से 8, 1, 1.5, 2 और आंतिकी पित्तांत। वमन द्रव्य, वामक द्रव्य की मात्रा जो है ना, वो सीधे सीधे ऐसे याद होती है कि विरेचन की आधी होती है वमन की। जितना विरेचन में निकलता है ना, उसका आधा निकलता है वमन में, मतलब विरेचन में इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 2, 3 और 4, 2, 3, 4 होता है विरेचन में, अभी आगे आएगा, उसका डबल कर देते हैं बस। तो 4 से 8 वेग, 1, 1.5, 2 वम्य द्रव्य की मात्रा और आंतिकी पित्तांत, सीधा सीधा याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा भी है आप। ये आ गए अपने वामक द्रव्य के षड वामक और 9 विरेच्य, मैंने बताया था ना आपको। षड वामक कौन से? मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धमागा और वत्सक, कृतवेदन, उदान वायु से प्रेरित होकर, ठीक है, अंडरस्टूड है। वमन योग 355, विरेचन योग 245, क्योंकि वमन कंपेरेटिवली ज्यादा होता है या ज्यादा कराते हैं अपन, इसलिए, है ना। तो 355 वमन, विरेचन के 245। अब इसकी ट्रिक लिख लो, माँ जी, एक एक सामने लिखते जाओ। मदन फल के सामने लिखो माँ, जिमू तक के सामने लिखो जिमू जी, माँ जी। ई धावक, ई इक्ष्वाकु के सामने लिखो ई, धामागो के सामने लिखो धा, वत्सक के सामने लिखो वा और कृतवेदन के सामने लिखो का। तो माँ जी ई धावक, ये अपनी 6 द्रव्य अपने को सीक्वेंस वाइज याद हो जाते हैं। माँ जी ई धावक, मदन फल, जिमू तक, इक्ष्वाकु, धमागक, वत्सक, कृतवेदन, इन्हीं की संख्या देखते हैं। मदन फल की मैंने कल याद कराई थी, एक मदन फल है, 3 काम करता है, मतलब 133 योग होते हैं, सबसे प्रधान भी यही होता है। कारण भी बताया था क्यों प्रधान होता है, क्योंकि अन्य द्रव्य के हिसाब से इसमें उपद्रव कम होते हैं। उसके लिए वर्ड आया था अनपायितत्वात्, अनअपायितत्वात्। जीमूतक, तो जीने की क्या होती है? इच्छा, सॉरी, जिए साथ साथ, साथ साथ मतलब सप्तला और शंखिनी, ऐसे याद कराया था मैंने, यहाँ पे लिख लो साथ साथ। तो जिए साथ साथ, दोनों की योग कितने? 39, 39, ऐसे याद हो जाता है। इक्ष्वाकु मतलब मैंने याद कराया था इच्छाएं, इच्छाएं होती हैं 4-5, जीवन में मनुष्य की 4-5 इच्छाएं होती हैं बस। धमार्गव मतलब धर्म के काम 60 के बाद। वत्सक मतलब वत्स कब बोलते हैं? 18 वर्ष तक बच्चे बोलते हैं ना। और कृतवेदन, धर्म के काम करो, करो मतलब दोनों 60-60 वाले हो गए बस। ऐसे ही विरेचन द्रव्य चलते हैं। विरेचन का सीक्वेंस क्या होता है? श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत, ऐसा लिख लो। श्यामा के 4 तिल, सुधा मतलब स्नोई भी बोलते हैं, ऑब्लिक करके लिख लो, सुधा के 7 दांत, ये आपकी ट्रिक हो गई। तो श्यामा के 4 तिल मतलब श्यामा तिवृत चतुरंगुल, तिल मतलब तिलवक, और सुधा या स्नोई के 7 दांत, 7 मतलब सप्तला संकिनी और दांत मतलब दंती तवंती। तो श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत, ये आपकी ट्रिक हो गई। कैसे याद करेंगे संख्या? श्यामा तिव्रत की 110 है, सबसे ज्यादा, इसलिए याद रहती, कोई दिक्कत नहीं है। श्यामा तिव्रत कैसे याद रखेंगे? श्यामा मतलब काला, तो काले लोग 1 से 1 होते हैं,
एक से एक काले पड़े हैं इस दुनिया में। तो 110 श्यामा तिवृत्त। चतुरंगुल 12, तो चतुर की उंगलियां 12 होती हैं। ऋतिक रोशन को देखा है, एक अंगूठा एक्स्ट्रा है ना, तो ऐसा याद रखना। चतुर की उंगलियां 12 होती हैं, ऐसा याद हो जाएगा। तिलवक 16 होता है। तो तिल का तेल कितने 16 रुपए लीटर मिलता है। तिल का तेल 16 रुपए लीटर, और स्नूही का दूध 20 रुपए लीटर। तो दूध का पैकेट 20 रुपए का ही मिलता है। सप्तल संख्यनी याद है 39। दंती दमंती को डीडी पढ़ो, डीडी। डीडी डीडी मतलब होता है दंती दमंती। तो बैंक में डीडी देने जाते हैं तो 48 घंटे में क्लियर होता है। बोलते हैं ना वो 24 घंटे में आप कल आके ले लेना, तो 48 घंटे में क्या क्लियर होता है, डीडी। ठीक, ये होगा आपके षडवामक नौविरेच्या। वमन के अयोग। अयोग क्या है देखो, अयोग मतलब औषध का, मतलब अयोग मतलब वमन ठीक से आया ही नहीं है बाहर। तो क्या होगा देखो, वमन वेग की अप्रवृत्ति, हाँ ठीक है। केवल औषध प्रवृत्ति, ये भी ठीक है कि एक तो या तो वमन वेग ही नहीं आया तो अयोग में जाएगा, या आया भी वमन वेग तो केवल औषध, औषध जो आपने पिलाई थी वो आई और कुछ नहीं आया। और वमन वेग विभ्रंश और विबंध, विबंध से याद रखेंगे। विबंध मतलब क्या होता है, बंध जाना। तो याद रखना ना कि बंध गए हैं अंदर तो बाहर कैसे निकलेंगे, मतलब ये अयोग का लक्षण है। विबंध मतलब बंध गया है, कोई चीज अंदर बंध गई है तो कैसे बाहर आएगी। तो विबंध और विभ्रंश अयोग के लक्षण हो गए, प्रतिलोम गति हो गई। ठीक है। सम्यक वमन में क्या होगा, क्रम से कफ पित्त वायु का निकलना और वमन के वेगों का स्वयं रुक जाना, अपने आप ही रुक जाएगा, और क्रम से कफ पित्त वायु का निकलना, ये भी ठीक सम्यक हो गया। अति योग देखिए, अति मतलब ज्यादा ही निकल गया। तो फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमनम, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ज्यादा वमन करा दिया आपने कि औषध कफ पित्त वात तो छोड़ो, उसके बाद आदमी का रक्त भी निकलने लगा। मतलब फेनिल रक्त देख के पहचान जाना, ये अतियोग का लक्षण है। फेनिल रक्त चंद्रिकोपगमनम इति अतियोग लक्षणानि चरक। अतियोगो तू फेन चंद्र रक्त, सांग्रे ने भी ऐसी बोला कि भैया फेन चंद्र के समान रक्त गिरा रहेगा उल्टी में, रक्त की उल्टी हो जाएगी। तो रक्त की उल्टी से समझ जाना कि अति योग का है। झागदार रक्त निकलना, उसमें चमकती रक्त चंद्रिकाएं दिखना, है ना, चमकती रक्त चंद्रिकाएं वमन का अति योग है। उल्लेखन वमन का पर्याय है, लेखन से याद रखना। लेखन किसका करते हैं, कफ का, मतलब वमन का पर्याय है। और वहीं पे लिख लो प्रशेका दान, और एक और है प्रस्कंदन और प्रशेका दान, दोनों काय के हैं, विरेचन के। प्रस्कंदन प्रशेका दान। फिर देखते हैं सम्यक वमन में क्या लक्षण दिखेंगे। सम्यक वमन के लक्षण, तो हृदय पार्श्व मूद इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो तथा लघुत्व अपिच लक्षमाणम, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय पार्श्व मूर्ध इंद्रिय मार्ग शुद्ध हो, इसको स्टार लगाओ, यहीं से पहचानना है अपने को कि किसका सम्यक लक्षण है। तो हृदय पार्श्व मूर्धेन्द्रिय मार्ग संशुद्ध हो, एक एक लाइन पढ़ो। हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय, मूर्धा मतलब सिर, इंद्रिय मतलब ऊपर होती है, हृदय भी कफ का स्थान है। तो जितने भी स्थान दिख रहे हैं वो आपको कफ के दिख रहे हैं यहाँ पे। हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय मार्ग संशुद्ध। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे मिलता जुलता सम्यक धूम्रपान का लक्षण भी मिलेगा आगे। क्या है वो, हृदय कंठेन्द्रिय संशुद्धि। हृदय तो आया लेकिन कंठ लग गया, तो बस कंठ से तो उठाना है अपने को। अगर हृदय के साथ कंठ लग गया तो वो धूम्रपान का है, क्योंकि धूमपान अपन कहाँ से लेते हैं, धूमपान में कहाँ की दिक्कत होती है, ट्रेकिया की, लंग्स की, इसलिए कंठ इन्वॉल्व है तो धूमपान। लेकिन पार्श्व आ गया अगर हृदय के साथ तो फिर वो वमन हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, वमन अपन, वमन में दोष पूरे पार्श्व से निकल के आते हैं, पूरे शरीर के पार्श्व से मतलब साइड से निकल के आते हैं। लेकिन धूम्रपान में केवल ओवरऑल कंठ की चिकित्सा होती है, तो इसलिए केवल कंठ आया धूम्रपान, लेकिन पार्श्व लग गया तो वमन लगाना, बाकी पूरा मिलता जुलता है। आ गया समझ में। लघुत्वम सिरसा क्षमा, देखो सिर भी एग्जैक्टली स्पेसिफिक लिखा है, क्योंकि ये धूमपान जो है वो लोकल सिर या रेस्पिरेटरी सिस्टम की चिकित्सा है, लेकिन वमन ओवरऑल बॉडी से कफ को निकालता है। तो देखो पार्श्व लिखा है, पार्श्व उठा लेंगे, ये वमन के सम्यक हुए।
असम्यक वमन हुआ तो क्या होगा, दुष्छर्दिते, मतलब असम्यक हुआ, तरीके से नहीं हुआ, तो अब जो कफ निकलना था बाहर वो कफ अच्छे से नहीं निकला, इसका मतलब अब वो जो दूषित कफ है वो अंदर है, तो कफ से क्या डिसीज होंगे, जितने भी स्किन डिसीजेज हैं सब होंगे, ऐसा याद रखो। तो देखो, स्फोटक कोट कंडू उत्खाती विशुद्धि गुरुगात्रता, गुरुगात्रता कफ के कारण, और पूरे स्किन डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं। तो स्किन डिसऑर्डर दिखने से आप समझ जाओगे कि कफ जो निकालना था वो नहीं निकला, मतलब ये अयोग के लक्षण है या असम्यक वमन के लक्षण, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, है ना। सम्यक अपन ने देख लिया, शुद्धि हो जाएगी। अब अतियोग में क्या होगा, अतियोग मतलब बहुत ज्यादा निकल गया, तो फिर तृणमोह मूर्छा अनिल कोप, लिखा तो है क्लियर उसमें, तृण आएगा मतलब प्यास लगेगी, इतना ज्यादा लिक्विड निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन के कारण मूर्छा हो जाएगी पेशेंट को। समझ में आ रहा है पढ़ के आपको कि ये अतियोग का लक्षण। और अनिल कोप मतलब वात का प्रकोप ऑब्वियसली होगा, कोई भी चीज अमाउंट से अपनी स्थिति से ज्यादा निकल जाए तो हमेशा वात प्रकोप होता है। निंद्रा बल हानि वमनेति अतिशा, निंद्रा बल की हानि रहेगी, ना नींद आएगी ना कुछ आएगा। तो पढ़ के समझ में आ रहा है अपने को कि वमन अतियोग है। अब जब विरेचन के सम्यक अयोग और अतियोग आएंगे तब अपन कंपेयर करेंगे, ठीक। वमन पश्चात क्या करोगे, रोगी के हाथ पैर मुख अच्छी तरह से धुलाकर मुहूर्त भर आराम कराना है, ठीक। धूमपान कराएं, धूमपान वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धूमपान वमन के पोस्ट ऑपरेटिव का। और धूमपान के लिए भी तीनों चीज बोली गई है, देखो चरक ने क्या बोला, स्नेहिक वैरेचनिक और उपशमनीय में से कोई भी दे दो। ये उपशमनीय जो है ये वही है प्रायोगिक, तीन होते ना धूमपान, प्रसव, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। तो चरक ने बोला तीनों में से कोई भी एक दे दो। सुश्रुत ने भी वही बोला, स्नेहिक वैरेचनिक शमनी में से कोई भी एक। भागवत ने भी स्निग्ध मध्य तीक्ष्ण में से कोई भी एक, मतलब तीनों धूमपान दे सकते हैं, कोई भी एक दे दो। यहाँ पर शमनीय उपशमनीय का अर्थ प्रायोगिक से है, ठीक है। वमन विरेचन व्यापद आ गए, वमन विरेचन व्यापद बहुत इजी याद हो जाते हैं, चवासु 10 12 15, सीधे सीधे याद रखना, चवासु 10 12 15। जैसे श्रोणियों की अस्थि याद करते हैं ना अपन, चवासु 3 4 5, वैसे ही चवासु 10 12 15 काय का वमन विरेचन व्यापक। है ना। फिर देखते हैं 10 12 15 अयोगजन्य कौन से होंगे, अयोगजन्य और अतियोगजन्य, है ना, दो व्यापद होते हैं, एक तो अयोग बोलोगे एक अतियोग बोलोगे। अब अयोग मतलब क्या होगा, जिसमें कफ वाले दिखेंगे या जड़ता वाले दिखेंगे, जिसमें कफ अंदर ही रह गया, दोष अंदर ही रह गया, वैसे सिम्टम मिलेंगे। अतियोग में सीवियर लक्षण मिलेंगे वात वाले। तो देखते हैं अयोग में, देखो आद्यमान स्त्राव हृदय ग्रह अंग ग्रह स्तंभ उपद्रव क्लम। देखो अंग ग्रह से भी समझ में आ रहा है, ग्रह मतलब स्टिफ हो गया अंदर ही, हृदय ग्रह भी ठीक, स्तंभ भी मतलब रुक गया है कहीं एक जगह, उपद्रव और क्लम, क्लम भी कब आता है पेशेंट को, जब अंदर कोई दोष रुक जाता है। आद्यमान भी ठीक है कि वहीं वहीं घूम रहा है दोष। स्त्राव एक इंपॉर्टेंट और स्टार लगाने वाला है कि स्त्राव जो है वो बेसिकली अयोग का लक्षण है, अपन लोग समझते हैं अतियोग का है। उसका तरीका एक ही है कि अतियोग के 3 लक्षण है, बस वो याद कर लो। जैसे बहुत इजी भी है, परिकर्तिका, परिकर्तिका मतलब इतना ज्यादा वमन हो गया है कि जो गला है वो आपका छिल गया है, वहां पे घाव बन गया है, दैट इज परिकर्तिका। कोई भी चीज का वहां पे मेम्ब्रेन का छिल जाना। परिकर्तिका कब होगा, ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा वमन होगा तभी होगा, अयोग में तो होगा नहीं कि छिल गया। जीवादान मतलब जीव रक्त का बहना, तो जीव रक्त भी कब निकलेगा, जब कोई चीज अति में होगी तभी तो जीव रक्त निकलेगा। और गुदभ्रंश, गुदभ्रंश मतलब गुदा या आपके ऊपर जो जीभ है या मुख वाला पोर्शन है उसका बाहर आ जाना, इतना ज्यादा वमन या विरेचन हो गया। तो ये तीनों इजीली समझ में आ रहे हैं कि अतियोग के लक्षण दिख रहे हैं। और इसमें अपन क्या चिकित्सा करेंगे, पिच्छावस्थी, पिच्छावस्थी मतलब स्तंभन रोकने का काम करती है। तो ये 3 इजी दिख रहे हैं अतियोग के हैं, बाकी बच्चे पूरे अयोग में लगा देना, ऐसा कर लो, 3 याद कर लो बस, परिकर्तिका जीवदान गुदभ्रंश। शारंगधर के अनुसार वमन में निर्देश क्या दिया शारंगधर ने कि वमन चा विरेके चा तथा शोणित मोक्षणे सद पलयोदश पलम प्रस्थामा आहुर मनीषी। मतलब शारंगधर बोलते हैं कि नॉर्मली वमन विरेचन रक्त मोक्षण के संदर्भ में 13.5 पल मतलब एक प्रस्थ 13.5 पल का लेना चाहिए। वैसे एक प्रस्थ 13.5 पल का नहीं होता है ना, नॉर्मली नहीं होता, ज्यादा का होता है। लेकिन
वमन विरेचन रक्त मोक्षण के संदर्भ में आपको एक प्रस्थ 13.5 पल बराबर ही लेना है, ऐसा सारंगधर का मत आया है 54 तोला। नॉर्मली एक प्रस्थ बराबर 13.5 पल से ज्यादा होता है वैसे, लेकिन आपको एक प्रस्थ 13.5 पल इसलिए लेना है क्योंकि वमन विरेचन रक्त मोक्षण का संदर्भ आया है, तो ये सारंगधर ने वमन विरेचन के संदर्भ में बोला है। संसर्जन क्रम में क्या करोगे, तो संसर्जन क्रम के बाद अग्नि महान, स्थिर और सभी आहार को पचाने वाली हो जाती है। चरक सिद्धि स्थान में वमन विरेचन के बाद संसर्जन क्रम कैसे दिया है पता है आपको। पेया विलेपी कृतम अकृतम च यूषम रसम त्रिधिर अथैकश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रधान मध्य अवर शुद्धि शुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। पेया पहले, फिर विलेपी, फिर अकृत यूष, फिर कृतयूष, फिर अकृत मासरस और फिर कृत मासरस। प्रधान शुद्धि में 3 अन्न काल या 7 दिन देना है, पता है आपको। मध्यम शुद्धि में 2 अन्न काल या 5 दिन, ये भी पता है आपको। और हीन शुद्धि में 1 अन्न काल या 3 दिन देना है ना। तो टोटल अन्न काल कितने हो जाएंगे, 12, 8, 4 टोटल अगर पूछे तो। प्रधान और केवल अन्न काल पूछे तो 3, 2, 1, ठीक है ना। प्रधान, मध्य, हीन, 3 अन्न काल, 2 अन्न काल और 1 अन्न काल। ये समझ में भी आ रहा है। अगर प्रधान शुद्धि है, बहुत ज्यादा किसी को पेशेंट को वमन विरेचन निकला है, उसको 3 दिन मतलब 7 दिन तक दो और 3 अन्न काल में दो। कोई को मध्यम निकला है तो 5 दिन तक दो और 2 अन्न काल में दो। और किसी को हीन जरा सा वमन हुआ है तो फिर उसको 3 दिन तक दे दो बस, और 1 अन्न काल दे दो। चरक सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में भी एक वो आया है संसर्जन क्रम, अगर आपको याद हो तो, जो है क्रमशः यवागु, विलेपी, ओदन, यूष, मासरस का सेवन। मंड पूर्वक यवागु है वो बेसिकली, यहाँ पे यवागु लिखा है, उसको मंड पूर्वक यवागु लिख लेना। तो ट्रिक क्या होती है मैंने बताई थी। यूवी, यूवी मतलब वायवी, वायवी लिखना है ना, यू छोटा। तो वायवी, यूवी जो है उसको कैंसर हो गया था, तो यूवी को जब कैंसर हुआ था तो वो ओम का जाप करता था। तो यूवी, ओ यू एम, ओ यू एम लिखना, ओ यू एम। यूवी जो है वो ओम का जाप करता था, ओम मतलब ओ यू एम। तो ओदन, यूष और मासरस। तो यूवी ओम का जाप मतलब यवागु, विलेपी, फिर ओम का जाप मतलब ओ यू एम। तो ओदन, यूष और मासरस, ये क्रम बताया है उपकल्पनीय अध्याय सूत्र स्थान 15 में। वहां भी एक संसर्जन क्रम आया है, वहां भी यही है। प्रधान शुद्धि में 7 दिन, मध्य शुद्धि में 5 दिन, हीन शुद्धि में 3 दिन, अन्नकाल 12, 8, 4। ठीक। संतर्पण क्रम भी है एक। संतर्पण मतलब क्या होता है, नरिशमेंट, संतर्पण करना, ग्रहण करना। इंडिकेशन कब है देखो, कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मध्यपे वात पित्त के, वेरी इंपॉर्टेंट। कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मध्यपे वात पित्त के तर्पण आदि क्रमम कुर्यात पेय अभिषंद वेद्यमान। जिस रोगी के कफ पित्त का शोधन, विशुद्धे अल्पम लिखा है ना, अल्पम मतलब कफ या पित्त का शोधन अच्छे से नहीं हुआ, जो मद्य पीने वाला हो, मद्य पे, और वात पैत्तिक है, जिसकी प्रकृति वात पैत्तिक हो, उसे तर्पण आदि क्रम के साथ पथ्य देना चाहिए, मतलब उसका संतर्पण करना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कभी, है ना, संतर्पण किसको देना चाहिए वमन के बाद। तो कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम 1, मध्य पे 2 और वात पैत्तिके 3। जिसकी प्रकृति ही वात पैत्तिक हो वो भी क्रम से ही दुर्बल होगा। मध्य पे जो मध्य पीता वो भी दुर्बल होगा। कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम, जिसका कफ पित्त अच्छे से शुद्ध होकर नहीं निकला है, अभी बाकी है ना, उसको क्रम से तर्पण देना चाहिए। तर्पण कैसे देंगे, तो सुश्रुत बोलते हैं कुल्थी, मूंग, अरहर के यूष और जांगल जीवों को मांसरस के साथ दे दो बोले। सुश्रुत ने क्या बोली, जांगल जीवों को मांसरस और कुल्थी, मूंग, अरहर का यूष दे दो। चक्रपाणी बोलते हैं पेय के स्थान पर स्वच्छ तर्पण लघु और विलेपी के स्थान पर घन तर्पण देना चाहिए। चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि स्वच्छ तर्पण और घन तर्पण, ऐसे 2 चीज देना चाहिए पेया विलेपी के स्थान पे। बोले पेया विलेपी देने से अच्छा है कि स्वच्छ तर्पण और घन तर्पण दो। जेजड बोलते हैं यूशरस, वही सुश्रुत जैसा। और अरुंडत बोलते हैं 2-3 अन्न काल में बोला इनने। प्रथम अन्न काल में धान के लावा का सत्तू दे दो बोले, द्वितीय में जीर्ण शाल्योदन दे दो, और तृतीय में मांस रस का तर्पण दे दो। क्रम से बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले धान का लावा दिया, फिर उसके बाद धीरे से चावल पे आए, और चावल के बाद सीधे फिर मांस रस का आ गया। जैसे 3 क्रम से अरुंधत ने तर्पण दिया। मॉडर्न एस्पेक्ट में कुछ नहीं है, पढ़ लेना। पेज 1 नोशिया, पेज 2 रिचिंग और पेज 3 इमेसिस होता है। ऐसा मॉडर्न में होता है, नोशिया, रिचिंग एंड इमेसिस।
रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो कीमो रिसेप्टर और ट्रिगर जोन होता है कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, काय का? और इसका वॉमिटिंग का। ये आपका वमन भी हो गया। कल अपन विरेचन देखेंगे। जब तक वमन, स्नेहन, स्वेदन रोज रिवाइज करके आना है आपको, जब तक ये चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी एक एक कर्म ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं, जिससे आप अगली क्लास में जब पढ़ो तो आपको उस दिन तक वमन, विरेचन, स्नेहन, शोधन जो जो भी हुआ सब एक बार रिवाइज हो जाए। क्योंकि पूरी चीज करना है, जो आज पढ़ाया वही पढ़ के नहीं आना है, पुराना भी पढ़ना है एक पेज नंबर 1 से। ठीक, चलिए।